चैनल MR सक्सेस पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं गवर्नर जनरल और वायसराय जैसा भारत इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक, और लगभग क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नया से नया वीडियो और कंटेंट लाते रहें। ठीक है, तो सर इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला टॉपिक में है सर बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। और पार्ट 2 में क्या पढ़ाएंगे सर, वायसराय के बारे में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। इसका PDF भी अगर किसी को चाहिए होगा तो वो भी हम उसको जो है प्रोवाइड कर देंगे। मेरे व्हाट्सएप जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं सारा का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज ने 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, और उस समय में सर दिल्ली में मुग़ल जो बादशाह है जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। अब ब्रिटिश जो भी लोग थे उनको यहाँ पे व्यापार करना था, तो इसके लिए उनको परमिशन चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी और उन्होंने अनुमति दे दी। जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी कि आप यहाँ पे अपना जो है व्यापार कर सकते हैं। और आगे चलकर क्या हुआ सर, उसके बाद क्या होता है कि उन लोग का जो है माइंडसेट ख़राब हो जाता है, उन लोग का नीयत ख़राब हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, व्यापार करने का छोड़ करके वो सोचने लगे कि हम यहाँ पर शासन अपना स्थापित कर देंगे और यहाँ के लोगों पर शोषण करेंगे और इस देश को गुलाम बनाने का काम करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने 20 जून 1757 में, एक्चुअली 1757 याद रखिएगा, तो ब्रिटिश ने 1757 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उस समय बंगाल के नवाब कौन थे सर, सिराजुद्दौला। ठीक है, और जो आक्रमण किए थे उनका नाम क्या था, ब्रिटिश सरकार का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने आक्रमण किया था। तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट काफ़ी है, बहुत बार प्रश्न देखने को मिला है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था सर, 1757 में। किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कौन जीतता है सर, रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। किससे जीतता है, सिराजुद्दौला से जीतता है, जो बंगाल के नवाब थे। उसके बाद अंग्रेज ने यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को बनाया। यहाँ तक याद है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, बंगाल का पहला गवर्नर कब बना सर, कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, याद हो गया। अब कुछ ओवरव्यू में आते हैं। 1757 से 1772 के बीच जो पदवी थी, ब्रिटिश सरकार सबसे उच्च पद था। ठीक है, सबसे हायर पोस्ट, मतलब एक तरह से सरकार कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो 1757 से 1772 के बीच समझने के लिए सरकार, लेकिन एक्चुअली सबसे ज़्यादा मतलब हाई पावर में वो थे। ठीक है, तो 1757 से 1772 के बीच जो शासनकाल में था, ब्रिटिश सरकार का सबसे ऊंचा पद क्या था, उसका नाम था बंगाल का गवर्नर। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ 1773 में। तो 1773 से 1832 के बीच में उसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है सर। फिर आया चार्टर्ड एक्ट कब आता है सर, 1833 में। अब इसके एक्ट के जरिए क्या करता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम भी चेंज कर जाता है, और 1833 से 1857 के बीच इसका नाम क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद 1858 से 1940 के बीच इस पद का नाम हो जाता है क्या, वायसराय। और 1947 से 1950 के बीच गवर्नर जनरल इसका नाम होता है। और अभी जो है, और ये पोस्ट जो था गवर्नर जनरल, ये तभी तक रहा जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ। जब भारत का संविधान लागू हो गया तो इस गवर्नर जनरल पद को भी हटा दिया गया। ठीक है सर, यहाँ तक समझने में दिक्कत। अब चलिए जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार शासन में रहा, 1757 से 1760 और 1765 से 67 के बीच। ठीक है, इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैत शासन को लागू किया। द्वैत शासन क्या था सर, एक था, यानी जो द्वैत शासन का मतलब क्या होता है सर, शासन का 2 हिस्सों में होना। ठीक है, पहला था किसके हाथ में, बंगाल के नवाब के हाथ में, और दूसरा शासन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। आप सर द्वैत शासन का हम एग्जांपल देते हैं। जो भारत में शासन का व्यवस्था है वो 2 हाथों में है, एक है केंद्र की सरकार में और एक है राज्य सरकार में। तो इसको क्या कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं। ठीक है, यानी शासन का 2 लोगों के हाथों में होना। जैसे केंद्र सरकार में क्या आता है, भारत के हित के हिस्से में, जैसे कि आपका हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया, करेंसी हो गया। और राज्य सरकार क्या डिसाइड करता है, स्वास्थ्य हो गया, पुलिस, शिक्षा, ये सब राज्य सरकार के हाथ में होता है।
ठीक है। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन बंगाल के नवाब चलाता था, ठीक है। शासन कौन चलाता था? प्रशासन जो स्थिति थी, प्रशासन चलाता था वो बंगाल के नवाब चलाते थे, और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करता था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लॉर्ड वेरलस्ट आया, कटियार आया, और उसके बाद 1772 में जो है आखिरकार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना, ठीक है। अब ये इनमें से लॉर्ड वेरलस्ट हो गया या कटियार हो गया, इससे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 के बीच जो है अपना शासनकाल में रहा, ठीक है। और इस शासनकाल में इन्होंने जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या किया है कि इसमें बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया। पद सेम था, सिर्फ नाम को बदल दिया। पद क्या था सर? सेम था, सब काम सेम था, लेकिन बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सर, अगर कहा जाए कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था तो क्या होगा सर? वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन ये कहा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो ये भी होगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में आया है। क्या है? बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कैसे? वो आपको यहाँ सबसे आप कुछ देर पहले समझाए कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया, ठीक है। किन्होंने रखा? वॉरेन हेस्टिंग ने। किस एक्ट के जरिए? रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। अब चलिए पढ़ते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो 1773 ईस्वी में आई रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रण करना, ठीक है। दूसरा क्या था? संसदीय प्रणाली को स्थापित करना। तीसरा क्या था? राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। और चौथा क्या है सर? इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई, और इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा। एलिजा इम्पे पहली न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे। और एक बात सर, ये जिला कलेक्टर का जो पद है ना, ये जिला कलेक्टर का पद लाने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग ही थे। 1772 में ये पद लाया। अगर प्रश्न आपका एग्जाम में ये आएगा कि जिला कलेक्टर का पद किन्होंने लाया, किसने लाया, तो आपका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। जो पढ़ा रहा है काफ़ी आप लोग ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़िए, लिखिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हम कंटेंट तैयार किए हैं, काफ़ी मेहनत लगा इसमें, तो आप इसको मतलब स्किप करके मत देखिएगा। अब सर आगे जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के ही समय में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यहाँ से सर दो प्रश्न आता है। पहला कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? सर विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। और पूछेगा अगर ये कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ, तो उसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग में। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट, ये इसका प्रकाशन भी कब हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में। तो वॉरेन हेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था, और वॉरेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी हुआ था। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वॉरेन हेस्टिंग के ही समय में पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये है, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो सर आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट सर 1784 ईस्वी में आया था, 1784 ईस्वी में। आप जानिए कि ये क्या होता है, यानी पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी बोलने में कहीं मिस्टेक होगा, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ठीक है। तो सर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1777 में, इसकी कमजोरी को दूर करने और अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। क्या हुआ था सर? जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कमजोरियाँ थी, इसको दूर करने के लिए और अंग्रेज़ के हित की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, समझ गए। अब सर इस पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में
वॉरेन हेस्टिंग ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और क्या हुआ, ये इंग्लैंड वापस चले गए। वहाँ जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग, ये महाभियोग जो है इसको हम लोग इसको हम पढ़ाएंगे जब हम लोग भारत के अनुच्छेद के बारे में पढ़ाएंगे, भारत संविधान के अनुच्छेद के बारे में। ये एक्चुअली अनुच्छेद का कितना राष्ट्रपति पद चलता है 61, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाता है, ठीक है। और महाभियोग पर एक हम बेस्ट एक अलग से वीडियो बनाएंगे, छोटा सा रहेगा 4-5 मिनट 7 मिनट का, और इसमें इसका पूरा विवरण हम बताएंगे कि किस पर महाभियोग लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या नियम है, और जो महाभियोग जिस पर लगता है वो अपने बचाव के लिए क्या क्या पक्ष रख सकता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो जब वॉरेन हेस्टिंग इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए तो वहाँ के ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन पर महाभियोग चलाया और संसद पर उन्होंने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, संसद ने उन पर जितना भी आरोप लगा था सभी से वॉरेन हेस्टिंग को मुक्त कर दिया। और इसके बाद अगला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब वॉरेन हेस्टिंग के बाद जो वहाँ का गवर्नर जनरल बना उनका नाम क्या था, कॉर्नवालिस। तो चलिए पढ़ते कॉर्नवालिस के कार्यकाल के बारे में। अब सर लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1773 से 1793 के बीच। सर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है कानून की संप्रभुता की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, कानून की संप्रभुता की स्थापना की थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किया था। अब चलिए क्या क्या काम किया था जानते हैं। पहला, सिविल सेवा। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के द्वारा, कानून के द्वारा होता था, ठीक है। अब इसमें हायर पोस्ट के लिए कंपटीशन की शुरुआत, मतलब जो इसका एग्जाम का कंडक्ट होता था अपर पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट के लिए, वो कौन करता था, वो किसके शासनकाल में आया सर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको किया गया। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आप धैर्य रखें, इसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा, इन्होंने प्रमुख काम क्या किया था, प्रमुख काम में पुलिस व्यवस्था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दूसरा अच्छा काम क्या किया था, पुलिस व्यवस्था। इन्होंने प्रत्येक ज़िले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति भी किया, ठीक है। थर्ड क्या काम था, स्थायी बंदोबस्त। तो इसमें 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर आयोजन की लागू की, ठीक है। मतलब कि आपका भूमि टैक्स जो था वो लागू किया, जिसमें जमींदार को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना पड़ता था। और इस योजना को सर जॉन शोर ने बनाया। ये योजना जो था सर, ये किसने बनाया, सर जॉन शोर ने, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना शासनकाल में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम संधि भी किया था। अब ये श्रीरंगपट्टनम संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वज्र प्रहार ये क्वेश्चन। अब श्रीरंगपट्टनम संधि जो था वो क्या था, वो किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये मैसूर से 9 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के टापू पर है। कहाँ पे है सर श्रीरंगपट्टनम, ये मैसूर से 9 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के टापू पर स्थित है। कॉर्नवालिस ने इस श्रीरंगपट्टनम किले की घेराबंदी की थी और उस किले पर राज किसका था, हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान का राज कर रहे थे, ठीक है। तो 1792 ईस्वी में क्या हुआ, इस घेराबंदी का अंत हो गया और अंग्रेज के साथ इस एक संधि हुआ जिसको हम लोग श्रीरंगपट्टनम संधि कहते हैं। और ये किसके बीच हुआ था श्रीरंगपट्टनम संधि सर, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच होता। और इसी के साथ एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। एंग्लो मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वो किसके बाद हुआ था, श्रीरंगपट्टनम संधि के बाद। अब सर हम लोग जानते हैं सर जॉन शोर का शासनकाल, ठीक है। तो सर जॉन शोर का शासनकाल था 1793 से 1798 तक चला। इनका सिर्फ एक ही इनके कार्यकाल में हुआ था, खारदा का युद्ध, जो मराठों और निजाम के बीच हुआ था। मराठों और निजाम के बीच हुआ था खारदा का युद्ध, किसके शासनकाल में, सर जॉन शोर के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद आता है सर लॉर्ड वेलेस्ली। इनका शासनकाल कब से कब तक चला, 1798 से 1805 तक चला, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। इनके कार्यकाल का प्रमुख घटना क्या क्या है, सहायक संधि प्रणाली, बसिन का संधि, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध और प्रेस पर प्रतिबंध, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों, सहायक संधि, बसिन का संधि,
चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध और प्रेस पर प्रतिबंध। अब चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला सहायक संधि प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली शुरू किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है सर इसमें टॉपिक में कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अगर प्रश्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इस प्रणाली का उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना, यानी ये दूसरे राज्यों से संधि करके उसे ब्रिटिश राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है सर, सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने इस संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, सबसे पहले इस संधि को किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के शासक ने। अब दूसरा आता है बसिन का संधि। बसिन का संधि जो है, ये संधि अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच हुआ था। बसिन का संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच हुआ था। थर्ड काम क्या होता सर? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, ये 1799 में मतलब कि जो हुआ था। ठीक है, ये भी इनके कार्यकाल में होता था। लेकिन इससे पहले हम लोग तीनों पढ़ेंगे, तीन जो मैसूर युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, तब ना चौथा आएगा। तो थोड़ा सा डिटेलिंग किया सर इसमें। तो सर अंग्रेज और हैदर अली और उसके पुत्र जो टीपू सुल्तान थे, उसके बीच में समय समय पर युद्ध हुआ। ठीक है, 32 वर्ष में, यानी कि 1767 से 1799 के बीच में 4 बार युद्ध लड़ा गया। पहला मैसूर युद्ध किसके बीच? अंग्रेज और हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान के बीच में 4 बार युद्ध का मतलब लड़ा गया 32 साल में। पहला मैसूर युद्ध हुआ था सर 1767 से 1769 के बीच। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरलेस्ट। ठीक है, सेकंड मैसूर युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, 1780 से 1784 के बीच होता। इसमें जो आपका गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को खास कर रिकॉल कीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड युद्ध कब हुआ था सर? दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। इसका गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी कॉर्नवालिस ने क्या किया था? श्रीरंगपट्टनम संधि, जो कि कुछ देर पहले आपको हमने बताया। चौथा मैसूर युद्ध सब हुआ था कब? 1799 में। चौथा मैसूर युद्ध हुआ था कब? 1799 में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और इसी लास्ट युद्ध में, इसी चौथा मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली के ही शासनकाल में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, अगर प्रश्न आए कि प्रेस पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगाया गया था, आपका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन आया सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, और जो है इनका जो मृत्यु हुए वो कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी। ठीक है, इस समय कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हुआ। उसके बाद आया सर जॉर्ज वार्लो। ठीक है, इनका शासनकाल था 1805 से 1807 के बीच। इसके शासनकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद आया है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच में रहा। इसके शासनकाल में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में अमृतसर की संधि हुई। सर जॉर्ज वार्लो के समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। ये थोड़ा याद रखने का टर्म है, ऐसे आज तक पूछा नहीं गया ये चीज़, लेकिन पूछ भी सकता है ना। उसके बाद में आया सर लॉर्ड हेस्टिंग। अब पूछा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आप याद रखिएगा। बाय द वे अगर आ गया तो फिर 1 नंबर माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आया लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक रहा? 1813 से 1823 तक, मतलब 10 साल का इनका शासनकाल रहा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं। इनके शासनकाल में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो थे। ठीक है, मुनरो ने 1820 में मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी इस व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, ये एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी क्वेश्चन ये आया है। ये लाइन को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। इनके शासनकाल में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो थे, जिन्होंने क्या किया था? 1820 में मद्रास के रेतवाड़ी व्यवस्था, ये रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किसने किया था सर? थॉमस मुनरो ने। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि रेतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग। किसने लागू किया? तो आपका आंसर होगा थॉमस मुनरो। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एसएससी का एग्ज़ाम में लगभग बार रिपीट हुआ। देखिए यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि रेतवाड़ी व्यवस्था है क्या। चूँकि अस्थायी बंदोबस्त में किसान और ब्रिटिश सरकार का भूमिकर के बीच में ज़मींदार का रोल हुआ करता था। और ज़मींदार क्या करते थे, ज़मींदार बीच में लगान की लूटबाजी करने लगे, जिसके कारण सरकार का राजस्व नहीं बढ़ पा रहा था। तब ब्रिटिश सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई योजना बनाई, जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है सर, समस्या समझने में क्या हुआ था, चूँकि स्थायी बंदोबस्त में किसान और ब्रिटिश सरकार के भूमिकर के बीच में ज़मींदार का रोल हुआ करता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रोकरी टाइप का। ठीक है, तो उसने क्या किया, ज़मींदार के बीच में जब आने लगा तो लगान का लूटबाजी करने लगे। वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा या बीच में थोड़ा सा हेराफेरी करने लगा, जिसके कारण क्या होता था, सरकार के पास कम टैक्स आता था। जो डायरेक्ट आता था वो क्या करता था, जो बीच में जो मीडिएटर था वो उस पैसा को थोड़ा सा इधर उधर करने लगा और वो ज़्यादा लेने लगा। ठीक है, जिस कारण से जो 10 रुपया था, 10 रुपया में वो काट के ये 4 रुपये खुद लेता था और 6 रुपये देता था सरकार को। तो थोड़ा सा 4 रुपये का इधर मतलब कि माइनस होने लगा, जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार, एग्जांपल दी, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई योजना पास की, जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और एक बार बताएंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसके शासनकाल में लागू हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और किसने लागू किया था, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। और ये जो टॉमस मुनरो थे वो कहाँ के गवर्नर जनरल थे, मद्रास के। ये नहीं आएगा, लेकिन इतना आएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, टॉमस मुनरो ने। किसके शासनकाल में लागू हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। जो क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उस पर आप लाल कलम से निशान लगा दीजिए, टिक कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर क्या होता था, ज़मींदार का रोल ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद किसानों को सीधे मालिकाना हक दे दिया गया। अब किसान को लगान सीधे ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। मतलब जो बीच में ये थर्ड पार्टी होता था, अब क्या हुआ, किसान और सरकार के बीच डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट हुआ और किसान टैक्स को डायरेक्ट सरकार के पास देते थे। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का फ़ायदा हुआ। ठीक है, जो और एक चीज़ क्या हुआ, जो किसान कर नहीं देता था या दे नहीं पाता था उसका ज़मीन छीन लिया जाता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आई, मद्रास के 12 महल में शुरू हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल में शुरू हुई। अब सर अगला कौन आता है, लॉर्ड एमहर्स। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको थोड़ा सा स्किप किया जाए। उसके बाद कौन आया सर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बहुत भयंकर आदमी है। ठीक है, और इसके शासनकाल में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन इनके यहाँ से देखने को मिलता है। बहुत हैवी आदमी है ये, इनके बारे में पढ़ना अनिवार्य है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समाज सुधारक भी कहा जाता था। इनका शासनकाल चला 1828 से 1835 के बीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। इनके शासनकाल में 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का नाम को हटा दिया गया। अब बंगाल से क्या बना, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है सर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में चार्टर्ड एक्ट पास हुआ, जिसके पश्चात क्या हुआ सर कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हो गया। तो सर ये काफ़ी मतलब पॉइंट है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि सर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही है, लेकिन बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल ये भी कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन इससे पहले भी एक चीज़ हम पढ़ा है, उसको भी क्लियर कर देंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्योंकि इसका नाम चेंज किया तो बंगाल का लास्ट में तो यही रहे, उसके बाद में इन्होंने चेंज किया तो इसका लास्ट भी यही रहेंगे, और जो फर्स्ट जो चेंज किया इसका फर्स्ट भी यही रहेंगे। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन इसी प्रकार बंगाल का आखिरी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग था। दोनों सेम टाइप का है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल का आखिरी गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों वॉरेन हेस्टिंग था, और भारत का पहला गवर्नर और बंगाल का भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल दोनों लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे। अब विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के बारे में या कार्य क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में क्या हुआ, इन्होंने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का बैन लगाया, सती प्रथा पर बैन लगाया। ठीक है, उसके साथ ही ठगी प्रथा पर भी बैन लगाया,
तटस्था नीति बनाया, तटस्था नीति भी इन्होंने बनाया। अब सर यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की जरूरत है, सती प्रथा जो है पर बैन किसने लगाया था, इसको याद करने का ट्रिक है। तो हम सर वैसे याद किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाते हैं बैटिंग, बैटिंग और सती बनाते हैं सचिन, तो सचिन का बैटिंग, ठीक है, सचिन का बैटिंग, तो बैटिंग सचिन मतलब सती, और सत तो सचिन कैसे भी 100 शतक है, तो सचिन शतक से बन गया सती, सती प्रथा, और बैटिंग से बन गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये सब हम याद किए थे, बाकी आप लोग अपना तरफ से कोरिलेट कर सकते हैं ट्रिक बनाने के लिए। अब आतंक से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की, ठीक है। अब इनके शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, शांति के शासनकाल का क्या है, सबसे मतलब भयंकर आदमी थे ये। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में एक युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इनके शासनकाल को शांति का समयकाल या शासनकाल कहा जाता है। शांति का शासनकाल किसके मतलब कि कार्यकाल में होता, तो सर लॉर्ड विलियम बेंटिंग कार्यकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अब सर एक एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अंग्रेजी को भारत का उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया मैकाले शिक्षा नीति के तहत। ये बहुत बार आया है, किसके तहत, मैकाले शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी को जो इंग्लिश लैंग्वेज था उसको भारत का उच्च शिक्षा माध्यम बनाया गया, जो कहीं ना कहीं आज भी है, एक्चुअली कहीं ना कहीं क्या आज भी वो चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। लगभग जगह में जितना भी इंग्लिश मीडियम जाएंगे या कोई भी बोर्ड में जाएंगे उसमें आपको इंग्लिश का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कीजिए, वहाँ पे इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा मिलता है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप बहुत फॉरवर्ड हो गए, थोड़ा हिंदी जानते हैं तो आपका कहानी प्लेन हो गया वहाँ पे, तो थोड़ा सा सुधार होना चाहिए इसमें। अच्छा, उसके बाद नहरें, सड़कें, तालाब जैसी कई सार्वजनिक जो है सुधार किया गया। उसके बाद क्या हुआ सर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के इच्छानुसार भारत सियासतों के प्रति तटस्था नीति भी अपनाई गई, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के इच्छानुसार भारतीय सियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आया सर चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ हमने पढ़ा था, प्रेस पर प्रतिबंध किन्होंने लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। और चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ का कार्यकाल था 1835 से 1836 के बीच। मैटकॉफ ने अपने शासनकाल में प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है, जबकि लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आता है सर ऑकलैंड 1835 से 42 तक रहा। इसके कार्यकाल में फर्स्ट आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था, उसका शुरुआत हुआ था। दूसरा चीज़, दिल्ली से कोलकाता के बीच जीटी रोड की मरम्मत भी इनके कार्यकाल में हुआ था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना बम्बई और चेन्नई में ऑकलैंड के कार्यकाल में ही हुआ था। तो 3 काम हुआ था, पहला क्या, आंग्ला अफगान युद्ध का शुरुआत हो गया था, दिल्ली से कोलकाता के बीच जीटी रोड की मरम्मत, और तीसरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना बम्बई और चेन्नई में किया गया ऑकलैंड के कार्यकाल में। उसके बाद आया एलन बरो सर 1842 से 44 के बीच में रहा। इनके शासनकाल में रविवार की छुट्टी जो अभी भी चल रही है, संडे की छुट्टी किसके शासनकाल में आया था सर, लॉर्ड एलन बरो के बीच में। दास प्रथा का अंत हुआ और आंग्ला अफगान युद्ध का समाप्ति। आंग्ला अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी ऑकलैंड के कार्यकाल में, शासनकाल में, और ख़त्म कब हुई आंग्ला अफगान युद्ध जो है एलन बरो के शासनकाल में। एलन बरो के शासनकाल में रविवार की छुट्टी मिली और दास प्रथा का अंत हुआ। उसके बाद आया सर हार्डिंग्स के समय में क्या था, पहला एंग्लो सिख वार हुआ था, और हार्डिंग्स का शासनकाल था सर 1814 से 1848 के बीच में। इसके शासनकाल में क्या था, एंग्लो सिख वार यानी एंग्लो सिख युद्ध, ठीक है। उसके बाद सर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मेरा फेवरेट, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, सॉरी फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट है सर वो वॉरेन हेस्टिंग का, और कॉर्नवालिस का शासनकाल मेरा फेवरेट है, ठीक है। डलहौजी में मेरा फेवरेट ही कह सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी को ही अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा गया है या कहा जाता था, या इनका दूसरा नाम था अर्ल ऑफ डलहौजी, ओके सर। इनका शासनकाल था 1848 से 56 के बीच में रहा। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। इनके शासनकाल में रेलवे का विकास हुआ,
पहली रेल डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बम्बई से ठाणे तक चली। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं सर आपको, इसमें से 2-3 प्रश्न निकलेंगे। पहला प्रश्न सर ये कि किनके शासनकाल में रेलवे का विकास हुआ। पहला क्या है क्वेश्चन, रेलवे का विकास किसके शासनकाल में होता है, लॉर्ड डलहौजी। पहला रेल किसके शासनकाल में चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और पहला रेल कब चला था, 1853 में। कहाँ से कहाँ चला था, बम्बई से ठाणे के बीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो सर हमने क्या पढ़ा कि पहला रेल डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। इसको आप लाइन को याद कर लीजिएगा। अब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दूसरा काम क्या हुआ, संचार प्रणाली का विकास। पहली बार संचार सेवा आगरा और कलकत्ता के बीच शुरू हुआ। 1854 में इनके शासनकाल में ही डाकघर अधिनियम पास हुआ, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू किया गया। यूपीएससी कंपटीशन की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। एक नोट पॉइंट है, पहला भारत आईएएस कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने हड़प नीति या व्यापक का सिद्धांत भी शुरू किया। ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लागू किया गया। इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकार नहीं था, उनके शासन करने का अधिकार छीन कर उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। यानी हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य सतारा, जो कि महाराष्ट्र का राज्य है, महाराष्ट्र राज्य का एक मतलब जगह का नाम है। आगे चलकर जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी राज्यों को इस नीति के द्वारा ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया गया। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद कौन आया सर, लॉर्ड कैनिंग। इनके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था, 1856 से लेकर के 62 के बीच। इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह के बाद से ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब सर यहाँ तक हम लोग क्या किए, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ये वाला टॉपिक, वायसराय का टॉपिक लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।